नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो हम आपको बता रहे हैं कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति बीके सक्सेना द्वारा दे दी गई है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़ी बड़ी खबर, वहीं बीके सक्सेना ने मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी को दे दी है। वहीं ईडी ने केजरीवाल के पद पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद एलजीबी के सक्सेना ने इसकी अनुमति दे दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एलजीबी के सक्सेना ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। वहीं ईडी अब इस मुकदमे को जारी करेगी। वहीं इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप अब इसकी जो कॉपी है, एलजी की जो कॉपी है, वो मांग रही है और इसको झूठी खबर बता रही है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई और केजरीवाल से जुड़ी हुई, जहां पर मुकदमा चलाने के लिए जो शराब था उसको फिर से मंजूरी दे दी गई है। एलजीबी के सक्सेना ने मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है ईडी को। साथ तमाम जानकारी के लिए इसमें कमल सेठ जी जुड़ रहे हैं, जो तमाम जानकारी देंगे। इसमें जी बीके सक्सेना ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मुकदमे को फिर से जो है मंजूरी दे दी है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, आम आदमी पार्टी की बात करें, अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनकी मुश्किलें ऐन विधानसभा चुनाव से पहले काफी बढ़ गई हैं, जिससे जो है ईडी के प्रार्थना पत्र पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ जो शराब नीति का जो मामला था, आपका नीति का, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। 5 दिसंबर को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जो है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से जो है खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी। तो अब जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने वो मंजूरी दे दी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि दिल्ली का जो संभावित विधानसभा चुनाव है, चूंकि 23 फरवरी तक कार्यकाल है, उससे पहले ये चुनाव जो संपन्न होना है, तो कुल मिलाकर दिल्ली में फरवरी में 2 विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम हो सकते हैं। और चुनाव से ऐन पहले, यानी जब चुनाव सारी पार्टियों की बात करें, सारे दलों की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी बिल्कुल चुनावी मोड में आ चुके हैं, अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। वही जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी के प्रार्थना पत्र पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो मुकदमे की मंजूरी दे दी है, तो उसको लेकर हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बढ़ गई हैं। और कितना असर इन मुश्किलों का अरविंद केजरीवाल के प्रचार पर या फिर विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? दिल्ली में इसका असर देखने के लिए मिलेगा? जी बिल्कुल। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो है आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा, जो सबसे बड़ा एक चुनावी फेस है, वो खुद अरविंद केजरीवाल है। और जिस तरह से मुकदमा चलाने की अनुमति ईडी को मिली है, तो कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का जो रवैया है, वो निश्चित रूप से एक विक्टिम कार्ड के रूप में खेलना चाहेगी, अपने आप को जो है विक्टिम बताएगी कि देखिए फिर चुनाव से पहले हमें भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है हमें तंग कर रही है, चुनाव प्रचार में हमें तंग करने की कोशिश की है। तो दोनों पक्ष के अपने दावे, जहां हमारी पार्टी इसे विक्टिम कार्ड के रूप में लेना चाहेगी, तो वहीं जो है भाजपा जो है एक बार पुनः अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जो चुनाव के मैदान में होगी। दोनों पक्षों के ऊपर इसका असर पड़ सकता है। अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जहां एक और भाजपा आपको घेरेगी, तो आम आदमी पार्टी ये बार बार कहेगी कि अरविंद केजरीवाल को तंग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तमाम हथकंडे अपना रही है। कमल सेठ जी, ये आपके जो संजय सिंह है सांसद, उनका भी बयान सामने आया इसके बाद, जहां पर उन्होंने कहा है कि एलजीबी के सक्सेना को जो ये आदेश है उसकी कॉपी हमें चाहिए। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के जो सांसद है इस खबर को जो है वो झूठी करार देना चाहते हैं इसको, तो इसके जो जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो है लगातार ये कहती आ रही है कि हमें पहले आदेश कॉपी चाहिए, तो आदेश कॉपी अगर तकनीकी रूप से देखें तो तकनीकी रूप से वो आदेश कॉपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की मिल, चूंकि आवेदन पत्र जो है ईडी का था, यानी प्रवर्तन निदेशालय का था, उसके जो अब प्रार्थना पत्र पर आदेश कॉपी ईडी को मिलेगी। अब उसके बाद ईडी उस आदेश कॉपी लेकर अरविंद केजरीवाल के पास जा सकती है
और उन्हें कहिए कि आपके खिलाफ हमें मुकदमा दर्ज किए जाने की अनुमति एलजी से मिल चुकी है। जी जी, कमल सेठ जी, अगर इसको राजनीति नजरिए से देखें तो क्या बीजेपी, आपके जो प्रचार चल रहा है विधानसभा चुनाव से पहले, इसमें कोई बीजेपी का हाथ हो सकता है क्या, अगर राजनीति नजर से देखें तो बीके सक्सेना जी? नहीं, इसमें यह कहना अतिशयोक्ति होगी या कुछ अभी बहुत ही जल्दी होगी, क्योंकि ये कहना कि नहीं बीजेपी का हाथ हो सकता है या नहीं, तो ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जरूर ये आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही जो है इस तरह से उन्हें तंग करने की तमाम कोशिशें होती हैं। दिल्ली में अब क्या आपका प्रदर्शन देखने के लिए मिल सकता है ईडी के खिलाफ? अभी ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, जिससे अभी अनुमति मिली उसके बाद ईडी का अगला कदम क्या होता है, उसके बाद आम आदमी पार्टी कोई कदम उठाएगी। तो ईडी का अगला कदम क्या, ये जो मुकदमा है फिर से शुरू हो जाएगा या फिर ये सच में झूठी खबर हो सकती है? क्योंकि आधिकारिक तौर से अभी तक जो है ये बयान बीके सक्सेना की तरफ से अभी सामने जो है वो नहीं आया है। फिलहाल बीके सक्सेना कोई बयान देने, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल बयान जारी नहीं करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल कभी भी ऐसा बयान जारी नहीं करते, न करने वाले हैं, क्योंकि ईडी ने एप्लीकेशन दिया था कि हमें अनुमति चाहिए, उस पर राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, और उसके इस अनुमति के बाद ऐसा कुछ नहीं कि राजभवन इस पर कोई बयान जारी करे या उपराज्यपाल इस पर कोई बयान दे। जी 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 जी, बने रहिए कमल सेठ जी हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। चुनाव आयोग की ओर से कई बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि चुनाव की तारीख की घोषणा 6 से 10 जनवरी के बीच हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 24 दिसंबर को मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य जो है इसका पूरा कर लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से 6 से 10 जनवरी के बीच की जो घोषणा है तारीख की, वो संभावना जताई जा रही है। वहीं आपको यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद 6 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशित की जाएगी। वहीं हालांकि अभी तारीखों पर जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से कोई भी जानकारी जो है अभी तक सामने नहीं आई है। वहीं विधानसभा का कार्यकाल 23 जनवरी 2025 का है। इससे पहले दिल्ली विधानसभा का गठन करने के लिए चुनाव होने हैं। वहीं बताते चले कि इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। वहीं अब आपको बता दें कि सूत्रों का यह भी मानना है कि चुनाव के लिए दिसंबर की जगह जनवरी के पहले या फिर दूसरे सप्ताह के बीच तारीखों की घोषणा की जा सकती है। वहीं आपको बताते चले कि पिछले चुनाव की बात की जाए तो जनवरी 2020 को तारीखों की घोषणा की गई थी। किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम 35 दिन चाहिए होते हैं। ऐसे में 6 से 10 जनवरी के बीच चुनाव की घोषणा के बाद न्यूनतम समय जो है वो मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 6 से 10 जनवरी के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो तारीख की घोषणा है वो की जा सकती है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से जो बैठकों का दौर है वो जारी है। सेठ जी तमाम जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। कमल सेठ जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं और क्या माहौल विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में देखा जा रहा है? चूंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 23 फरवरी 2025 तक का बचा हुआ है, और 23 फरवरी 2025 तक की जो है चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नई सरकार का गठन होगा। तो कुल मिलाकर अगर टाइम की कैलकुलेशन की बात करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया किसी भी चुनाव के लिए जो है प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 35 दिनों का समय चाहिए होता है, उसके अनुसार अगर देखें तो पूरी संभावना है 6 से 10 जनवरी के बीच में जो है चुनाव आयोग जो है इस विषय की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कोई घोषणा कर सकता है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखें तो चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 24 दिसंबर तक जो है मतदाता घोषणा काम जो पूरा होना था उसके लिए सब काम चल रहे हैं। मतदाता सूची इसके बाद 6 जनवरी को जो प्रकाशित की जाएगी। हालांकि अभी चुनाव आयोग ने भारत के निर्वाचन आयोग या दिल्ली चुनाव अधिकारी हैं
दोनों ओर से अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कुल मिलाकर 23 फरवरी जो 2025 की तारीख है, उससे पहले हर हाल में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो उसको देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 6 जनवरी के बाद, यानी 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में कभी भी जो है चुनाव आयोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम में घोषणा कर सकता है। उसके बाद जो ये संभावना है कि फरवरी में उसके जब घोषणा होने के 35 दिनों के अंदर जो है एक प्रक्रिया को जो समय चाहिए होता है, नामांकन दाखिल होना, नामांकन की वापसी होना, स्क्रूटनी होना, उसके बाद जो है अंततः मतदान और मतगणना, ये कुल मिलाकर 35 दिन की प्रक्रिया होती है। उसको देखते हुए कह सकते हैं कि फरवरी में जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव 23 से पहले हो जाएंगे। और इन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की अगर बात करें तो 6 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकता है। कमल सेठ जी, दोनों पार्टियों की तरफ से जो भी पार्टी जो चुनाव लड़ेंगी उनकी तरफ से मतदाता सूची जो है कब तक जारी की जा सकती है, इसका अनुमान? ये मतदाता सूची कोई भी पार्टी जारी नहीं करती है। मतदाता सूची जो है भारत का चुनाव आयोग जारी करता है। इसको लेकर ऐसा नहीं, कोई जो दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो उनके जिम्मे नहीं होता मतदाता सूची जारी करना। मतदाता सूची जारी करने का काम जो है चुनाव आयोग करता है। और संभावना है कि जैसा कि 24 जनवरी जो पुनरीक्षण की अंतिम तिथि है, इसके बाद जो है मतदाता सूची जो है प्रकाशित होगी। जी 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 जी, बने रहिए हमारे साथ कमल सेठ जी। निगम ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों का सत्यापन अब पहचान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि वो किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। निगम ने सभी स्कूलों के प्रमुखों को 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। वहीं सभी जो आपको बता दें कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आदेश भी जो है एमसीडी के द्वारा दिया गया है। वहीं तमाम जानकारी के लिए फिर से हम रुख करेंगे कमल सेठ जी का, जो तमाम जानकारी देंगे। कमल सेठ जी, दिल्ली में अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेश के घुसपैठियों की ये जो एमसीडी के द्वारा निर्देश दिया गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है और क्या उद्देश्य है, ये जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसके लिए दिल्ली के जो है जो नगर निगम के जो डिप्टी कमिश्नर हैं बीपी भारद्वाज, उनके कार्यालय से जो है एक चिट्ठी जारी हुई थी, जिसमें दिल्ली के जो सभी स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनके प्रमुखों को ये आदेश जारी किया गया कि दिल्ली में जो बांग्लादेशियों के मध्य जो कड़ा कदम चल रहा है, जो ऐसे पहले राज्यपाल भी दिल्ली पुलिस को एक आदेश दे चुके थे कि उनकी पहचान कराई जाए, उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाए। उसी क्रम में जो है दिल्ली नगर निगम के जो है डिप्टी कमिश्नर बीपी भारद्वाज, उन्होंने ये एक चिट्ठी जारी की है कि दिल्ली के नगर निगम के स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को जो बच्चों का सत्यापन किया जाए, उनकी पहचान सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक आदेश जारी हुआ है। और उन्हें कहा किसी भी अप्रवासी बांग्लादेशी को जन्म प्रमाण पत्र न जारी किया जाए। निगम के सभी स्कूल प्रमुखों को 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट सौंपने कहा गया है कि उनके स्कूल में अगर कोई अवैध बांग्लादेशी या उनके बांग्लादेशी प्रवासियों को बच्चा है तो उसकी सूची बनाकर जो है नगर निगम को भेजी जाए। और कमल सेठ जी, ये भी आदेश दिया गया है कि जो भी अतिक्रमण किए गए हैं, यानी कि जो भी बांग्लादेशी जो घुसपैठे हैं, वो अतिक्रमण को भी हटाया जाए वहां से, ये भी निर्देश। बिल्कुल, दिल्ली के अक्सर कई इलाकों में देखा गया है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं वो ज्यादातर वो कूड़ा इत्यादि जो कूड़े होते हैं, जो कबाड़ होते हैं, उसके व्यवसाय में लगे होते हैं। और उनका जो भंडारण अक्सर वो सड़क किनारे करते हैं, कूड़े का भंडारण हो या कबाड़ हो, जो लोहे लक्कड़ का प्लास्टिक कबाड़ होते हैं, उस व्यवसाय में ज्यादातर बांग्लादेशी प्रवासी ही हैं। और उन्होंने अच्छे खासे जगह का दिल्ली में तमाम सड़कों के किनारे जगह पर जो कब्जा किया है, तो उसको लेकर भी नगर निगम ने कहा कि जो अवैध अतिक्रमण है तत्काल उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी जी, एमसीडी का ये जो निर्देश है कितना महत्वपूर्ण जो है वो माना जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखें तो जिस तरह से जो है इस समय दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का या रोहिंग्या का मामला उठा, वो उसको लेकर ऐसा आदेश है ना बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण है। और दिल्ली पुलिस जहां अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई करे तो एमसीडी का भी आदेश है, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं अब अगर प्रवासियों के हैं तो उनकी पहचान करके उनकी सूची बनाई जाए।
जी 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 जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल सिंह जी। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में मौसमी दिशाओं में बदलाव आने के साथ ही कोहरे और स्मोक की मार लोगों पर पड़ रही है। सुबह शाम के साथ दोपहर में भी ठंडी हवाएं कपकपी छोड़ रही हैं लोगों की। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं उधर सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक सफदरगंज एयरपोर्ट में दृश्यता 300 मीटर दर्ज की गई। वहीं जबकि पालम में 700 मीटर दृश्यता रही। वहीं सुबह कोहरे व स्मोग का असर देखने के लिए मिला। वहीं इससे सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हुई। वहीं आपको बता दें कि पूसा में न्यूनतम तापमान अन्य केंद्र के मुताबिक सबसे कम जो है वो दर्ज किया गया। यहां न्यूनतम तापमान जो है 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं आया नगर में 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए घने से घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं शनिवार को कुछ स्थानों पर सुबह स्मोग और घने से घने कोहरे की रहने की संभावना जो है आईएमडी के द्वारा दर्शाई गई है। वहीं शाम पर रात में स्मोग जो है वो धुंध अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 23 और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह दलाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य सरदार बलबीर सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बलबीर को जो है सदस्यता ग्रहण कराई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार सरदार बलबीर सिंह लंबे समय से डीएसजीएमसी से जुड़े रहे हैं। वहीं सुखविंदर सिंह दलाल जो आपको बता दें कि साल 2015 से 2020 तक दिल्ली देहात के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं पिछले चुनाव में दलाल का टिकट जो है वो काट दिया गया था। इस बार भी पार्टी ने उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। वहीं बीजेपी में शामिल होने के बाद सुखबीर सिंह दलाल ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठ भी मुद्दा बनता जा रहा है। अब इस मामले में दिल्ली नगर निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। वहीं एमसीडी उपायुक्त ने स्कूलों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान की जाए। वहीं अब दिल्ली में सियासत जो है वो तेज हो गई है। वहीं अब इस आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी पूर्वांचलियों को बर्बाद करने की नई योजना लेकर आई है। उनके घर, उनकी दुकान, उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी बीजेपी के द्वारा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी ने ऐसी हरकत इसका बहुत बुरा अंजाम बीजेपी पर पड़ेगा। वहीं बीजेपी ने एमसी से एक अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है, क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा आप सुनिए। आज उसी के अंतर्गत गोरखपुर जो स्टार्टअप कास्ट की धनराशि है, जिसमें 1653
महिला स्वयं सहायता 41,32,000 रुपये की राशि यहां पर आज उन्हें उपलब्ध कराई गई है। 106 को 1,39,00,000 रुपये यानी 75,000 रुपये प्रति ग्राम संगठन के अनुसार उन्हें राशि उपलब्ध कराई जा रही है। 1,146 स्वयं सहायता समूह को कम्युनिटी सपोर्ट फंड के रूप में 3,44,00,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड 30,000 रुपए ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। 1,530 स्वयं सहायता समूह को 22,95,00,000 रुपए का सामुदायिक निवेश निधि यानी 1,50,000 रुपए की प्रति समूह के हिसाब से उन्हें धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। और कम ब्याज पर बैंक की ऋण के अनुसार 3,270 स्वयं सहायता समूह को 196 करोड़ रुपए की बैंक क्रेडिट धनराशि भी आज यहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। प्राकृतिक अथवा मानवीय आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए 557 ग्राम संगठनों 8,34,00,000 रुपए की आपदा निवारण निधि यानी 1.5 लाख रुपए प्रति ग्राम संगठन यह भी उपलब्ध। और गोरखपुर जनपद में 6 इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर हेतु 30 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपए प्रति क्लस्टर। इससे लगभग 1,500 परिवार कृषि आजीविका में लाभान्वित होंगे। और आईसीएफ के अंतर्गत कृषि एवं गैर कृषि आजीविका गतिविधियों को इसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रेरणा कैफे क्लस्टर के माध्यम से 8 लाख रुपए की लागत से कैंटीन की स्थापना के लिए भी एक धनराशि आज यहां पर स्वीकृत करके उसकी और साथ साथ बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इसके लिए भी आज यहां पर उन्हें 7 नए केंद्र के लिए चिलिंग मशीन स्थापना करने की कार्यक्रम को भी यहां पर आज शुभारंभ किया जा रहा है। बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर जो कंपनी बनी हुई है इससे जुड़े हुई महिलाओं से मैं कहूंगा, देखिए आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। और प्रशासन से भी मैं कहूंगा कि हमें पशुपालकों को गाय और के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। अब यहां पर कुल 12,926 शेयर होल्डर जो केवल 33,000 लीटर दूध को ही संग्रह कर पाती है। आपके सामने मैं एक बहुत सफलतम कहानी मिल्क प्रोड्यूसर की बताता हूं। झांसी में 2019 में की थी। और आप आश्चर्य करेंगे कि उस समय जब इस बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की बात आई थी तो उस समय बहुत सारे लोग इस बात को मानते थे कि क्या होगा ये, क्या ये कुछ कर पाएगी। 5 महिलाओं ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और आज उनके पास 71,000 शेयर होल्डर्स हैं। प्रतिदिन 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। 2.5 लाख लीटर। याद रखना, बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र माना जाता है और वहां पर वे सभी 7 जनपदों में 2.5 लाख लीटर का कलेक्शन करती है। एक पूर्वांचल तो हरियाली वाला क्षेत्र है, पर्याप्त जल है, गाय हैं, भैंस हैं,
मेहनत करनी पड़ेगी। और अब तक उन्होंने 1250 करोड़ रुपए का कारोबार किया है और 24 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट भी कमाया है। यानी 24 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है, यह वह प्रॉफिट है जो अपने सदस्यों को हर महीने मानदेय देने के बाद या जो उनको पैसा दिया जाता है उसके बाद जो बचता है उसके बाद ये पैसा बचा है। जब समूह इस रूप में काम करेगा, मैं बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर से जुड़ी हुई महिला स्वयंसेवी समूह से एक बात कहूंगा, शेयर होल्डर बढ़ाइए। लोगों को गाय और भैंस पालने के लिए प्रेरित करिए। हर गांव में एक आप लोगों को वहां पर हर गांव में दुग्ध समिति बनानी चाहिए और उनको अपने साथ जोड़िए। वे दूध का कलेक्शन करें, उसमें उस प्रकार के इक्विपमेंट उन्हें उपलब्ध करवाइए और अच्छा होगा। मैं राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका मिशन से जुड़े हुए मिशन निदेशक हैं और उनकी पूरी टीम से कहूंगा कि बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर को एक बार बुंदेलखंड का दौरा करवाना चाहिए। 10 महिलाएं जाएं, वहां कार्य देखें, इनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उसी तर्ज पर ये करेंगी। अगर वे 2.5 लाख लीटर दूध का कलेक्शन कर सकती हैं तो बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर 3 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करने की सामर्थ्य रखती है, बशर्ते शेयर होल्डर आप बढ़ाएंगे तो। और 3 लाख दुग्ध का कलेक्शन अगर आप कर पाएंगे गोरखपुर मंडल में जो है, तो मान करके चलिए कि आपका प्रॉफिट बढ़ करके आपको फिर सरकार पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आपको पर्याप्त मात्रा में पैसा भी प्राप्त होगा और लाभांश भी प्राप्त होगा। उस लाभांश के माध्यम से फिर यह कंपनी नया काम भी कर सकती है और उस पर कार्य करना है। देखिए, अभी इसमें वाराणसी में हम लोगों ने जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है, काशी मिल्क प्रोड्यूसर, उसके पास लगभग 30,000 शेयर होल्डर हैं और 1 लाख लीटर दूध का संग्रह वो करती है। ऐसे ही सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, ये आगरा का है, ये 3 लाख लीटर दूध का संग्रह कर रही है। तो आप भी इस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए एक बड़ा कार्य हो सकता है। अन्य तमाम ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह प्रदेश के अंदर कार्य कर रही हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है। मैं देख रहा था कुशीनगर की महिला स्वयंसेवी समूह केले के डंठल से उसकी प्रोसेसिंग करके रेसे बना करके फिर उससे तमाम उत्पाद बना रही हैं। ऐसे गोरखपुर के अंदर भी अलग अलग समूह, कोई टेराकोटा का कार्य कर रहा है, कोई शहद उत्पादन का काम कर रही है, कोई किसी अन्य क्षेत्र में काम कर रही है। कार्य की कमी नहीं, कार्य का चयन और उसके अनुसार पूरी तन्मयता के साथ लग करके उसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ा देना। और मुझे लगता है ये सफलतम कहानियां हैं जो बाहर प्रदर्शित की गई होंगी। आप एक बार उसको देखिए, आपके सम्मान के लिए, आपके स्वावलंबन के लिए एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। दूसरा, इसमें बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही गोरखपुर में एक फ्लैटेड फैक्ट्री का भी कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं। बहुत सारी महिला स्वयंसेवी समूह उसके साथ जुड़ सकती है, जहां पे कपड़ा सिलने का अभ्यास करना और फिर पर नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलेगा। प्रतिदिन वे भी अच्छा पैसा कमा सकती हैं, बशर्ते अच्छी ट्रेनिंग ले ले। ये गीड़ा में प्रारंभ होने जा रहा है और भी अन्य जगहों पर यह कार्य हर क्षेत्र में हो सकता है। थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास के लिए आज जो कार्य प्रारंभ हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अभी देखिए बुंदेलखंड में ही झलकारी बाई महिला
किसान प्रोड्यूसर कंपनी भी है। यानी इसमें 7,531 महिलाएं हैं और वे दलहन, मूंगफली और अन्य प्रकार की खेती के कलेक्शन और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय प्रदेश के अंदर टेक होम राशन में एचआर प्लांट लगा करके 204 विकास खंडों में एचआर प्लांट लगा करके महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से पोषाहार वितरण का कार्यक्रम भी हो रहा है। मैंने यहां गोरखपुर में देखा है अभी कि कितना अच्छा उनका पैकिंग है और क्वालिटी जो प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई आंगनबाड़ी केंद्रों में वे कर रही है। अलग अलग क्षेत्र में आप कर सकती हैं, बशर्ते उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें, उसकी ट्रेनिंग, उसका चयन, उसके लिए मार्केट उपलब्ध होना और फिर बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी राग द्वेष के आगे बढ़ करके उसके माध्यम से सफलता की नई कहानी लिखना। याद रखना, सफलता की सभी जय जयकार करेंगे और जो विफल हो जाता है उसको हर व्यक्ति दुत्कारता है। जन्म सफलता के लिए है, दुत्कारने के लिए नहीं। और उसकी सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना, परिश्रम करना, सही दिशा में कोई अच्छा कार्य करना, उसकी सराहना करो। लेकिन कहीं पर अगर हम सफल नहीं हो पाए हैं, उसकी समीक्षा करना और समीक्षा करते हुए फिर उसको और अच्छी दिशा में कार्य करना। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। और आपके सामने इसी प्रदेश में उदाहरण है सफलता की नई कहानी लिखने वालों की। तो वही नई कहानी आपको भी यहां पर इन महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से करना है। अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कार्यों के साथ आप जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं खास तौर पर जो सफलतम कहानियां हैं उनमें से मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। अगर उस सफलता की कहानी को हम वहां जाकर के भी देखें, उन लोगों से बातचीत करके भी देखें, आप लोगों की तरह ही वे महिलाएं भी हैं, एकदम आपकी तरह। जब बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना हो रही थी तब भी लोग इस बात को कहते थे कि ये जो गांव की महिलाएं, देहात की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, कैसे कर पाएंगे। हमने कहा यही अच्छा काम कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आज 1250 करोड़ रुपए का कलेक्शन उन्होंने किया है। 1250 करोड़ का कारोबार, 24 करोड़ का लाभांश, 2.5 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन कलेक्शन। ये सभी कार्य वीसी सखी सभी ग्राम पंचायतों में, गांव के अंदर बैंक से लेन देन का जितना भी कार्य है वे सब कर रही है। विद्युत सखी, हर गांव में विद्युत सखी के माध्यम से विद्युत बिल के भुगतान करने और उसको पहुंचाने के लिए भी हमने यहां मंच पर उन लोगों को सम्मान किया जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हर घर नल की योजना लागू हो रही है। यह भी एक सफलता की नई कहानी कह सकती है। हम भी इसके साथ जुड़े और किसी एक फील्ड को चुनिए, किसी एक को जिसमें आप अच्छा कार्य कर सकती है। पहले समझिए, फिर देखिए और फिर उसके बाद उसमें आगे बढ़ जाइए, निश्चित सफलता प्राप्त होगी। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के इस पूरे कार्यक्रम को, जो महिला सम्मान के लिए भी, उनकी सुरक्षा के लिए भी और उनके स्वावलंबन के लिए भी एक अभियान है। महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा दूसरा माध्यम नहीं हो सकता है और हर महिला को उसके रुचि के अनुरूप कार्य देने का इससे दूसरा अच्छा अभियान नहीं हो सकता है। इस अभियान के लिए प्रदेश भर की लाखों जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सबको मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। जो सफलता की नई कहानी कह रहे हैं उनको बधाई देता हूं
और मैं आप सबसे भी कहूंगा कि ये संभावना आपके इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके पास भी है। आप भी इस सफलता की कहानी का हिस्सा बन सकती हैं। आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप जो अच्छा काम करेंगे अन्य जगहों की महिला स्वयंसेवी समूह को वहां ला करके दिखाएंगे। जहां पे और लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे सामर्थ्य जो मिल्क प्रोड्यूसर है, वहां भी आप जाकर के देखिए। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर को झांसी में जाकर के देखिए। और आप लोगों को भी यहां पर जिस फील्ड में आप अच्छा काम कर रहे हैं, यहां पर और जगह के लोग आएंगे, एक दूसरे के कार्य को देखेंगे, समझेंगे, तो वह तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर आप सबकी सफलता के लिए मैं आपको एक बार फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। और आज के इस अवसर पर स्मृति चिन्ह हेतु हम आदरणीय मिशन निदेशक खबर आपकी, खबर हमारी।